Radhe Radhe. Hello everyone. Let's begin with a new episode 127 डेविल की एंजल। शौरस ने जोर से चीखते हुए अपनी आंखें खोली। अपनी कंजी आंखों से घुमा कर वह अपनी हालत और आंखों के सामने के नज़ारे को जायज़ा लिया। हम अपने रूम में कैसे? ये कैसे हुआ? हम यहाँ कैसे पहुँचे? उसके खूबसूरत चेहरे पर सवाल थे। वहीं कुछ सिकड़ी हुई और आंखें किसी को तलाश रही थीं। तभी बेड साइड टेबल पर चाय की देखते हुए मन्नत देते हुए उसके पास बैठते हुए बोली, तुम्हें शॉल लेकर आया था कल रात। क्या सच में वो यहाँ आए थे हमें लेकर? हाँ बोलिए मम्मी, अम्मी, वो आए थे? आंखों में चमक और चेहरे पे हैरत ली उसने सवाल किया। हाँ, तुम शायद बेहोश हो गई थी और वो तुम्हें तुम्हारे रूम तक छोड़ने आया था। मन्नत ने दुआ के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। तो दुआ के होठों पर हंसी बिखरी थी, जिसे देखकर मन्नत भी मुस्कुराते हुए बोली, बस ऐसे ही हमेशा मुस्कुराती रहना, तुम्हारी खुशियाँ को कभी किसी की नज़र ना लगे दुआ। मन्नत ने बात पूरी कर उसका माथा चूमा और उसे ढेर दुआएं दी। शादी ने एक ऐसा बंधन है, ये एक ऐसा बंधन है बेटा, जिसमें बंधने के बाद दो अजनबियों के बीच भी प्यार का बीज उग जाता है। पर तुम्हारे और शौर के बीच प्यार के फूल तो पहले से ही खिले थे, बस अब उन्हें उन फूलों को देखभाल करनी है। तुम्हें उन फूलों को पानी देते रहना है और उन्हें सींचते रहना है दुआ। तुम कभी उन फूलों को मुरझाने मत देना। मन्नत ने उसे छुपे लफ्ज़ों में समझाया उसे अपना रिश्ता कैसे संभालना है। तो दुआ ने उसका हाथ पकड़ होठों पर मुस्कान लिए बोली, आप फिक्र ना करें अम्मी, हमारा रिश्ता वक्त के साथ और मजबूत होगा। हम कभी इस रिश्ते को टूटने नहीं देंगे, हम उन्हें मनाएंगे। दुआ की बात पर मन्नत मुस्कुराने लगी और उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, मोहब्बत में बहुत ताकत होती है दुआ, वो नफ़रत को मोहब्बत में बदल देती है और जलते अंगारों को फूल में तब्दील कर देती है। तुम्हें अपने प्यार से उसके अतीत के जख्मों को भरना है। तुम्हें उसके दिल में अपने लिए उसी मोहब्बत के जज्बे एहसास को दोबारा पैदा करना है। दुआ ने उसकी बातों पर सर हिलाकर कहा, जी हम करेंगे, हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है ना? हम उनसे खफा हैं। जब भी हम उनके अतीत में झांकते हैं तो उनसे हमारा रिश्ता और गहरा होता चला जाता है। मन्नत ने उसके गालों को सहलाया और बोली, चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ। मन्नत को जो दुआ को कहना था वह कह चुकी थी। उसके जाने के बाद दुआ सोचने लगी, कल रात क्या हुआ था, हम बेहोश कैसे हो गए थे? उसने गालों पर उंगली रख सोचने वाले अंदाज में कहा। वो एक लंबी अंगड़ाई लेते हुए उठी और बोली, चलो दुआ काम पर लग जाओ और अपने रूठे हुए पिया को मनाओ। बोलते हुए वॉशरूम में चली गई। कल रात जब वो दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे तब दुआ हरकत में नहीं थी। जब उसके लबों ने हरकत करना बंद कर दी तो शौर ने उठकर उसका चेहरा देखा तो सफ़ेद बेजान सा लग रहा था। तो उसने दूर होते हुए एक हाथ उसने अपने बालों पर फेरा और गहरी सांस लेते हुए उसने गाड़ी की बोनट पे बेहोशी पड़ी दुआ को देखा। शिट! वो जोर से चिल्लाया। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। वो इतना कमज़ोर तो नहीं था, फिर अब क्या हो गया था उसे? आज तक ना जाने कितनी ही लड़कियों को उसे रिझाने की कोशिश की थी, पर उसका सख्त ऑरा उन लड़कियों की खूबसूरती पर भारी पड़ता था। वो कभी नहीं बहका। फिर इस लड़की में ऐसा क्या था कि जब भी वो उसके पास आती तो उसके वजूद को खुद को खो देता? क्यों होता था उसके साथ ऐसा? क्या इसलिए कि वो पहली ऐसी लड़की थी जिस पर उसकी नज़र ठहरी थी? क्योंकि हसीन चेहरे तो उसने पहले भी बहुत देखे थे, पर उन चेहरों में इतनी कशिश नहीं थी। उनकी नज़रें तो उस पर ठहरने पर मजबूर कर सकें। शायद इसलिए कि वो पहला ऐसा चेहरा था जो उसने सीने में छुपे हुए धुक धुक कर दिल को भाया था।
उसकी कार दुआ के घर के बाहर आकर रुकी। उसने तिरछी नज़रों से अपने बगल में बैठी उस लड़की को देखा जो उसके रौद्र रूप को भी अपनी मौजूदगी में शीतल कर रही थी। एक बार फिर शौर उसके करीब हुआ और उस चांद से चेहरे को बेहद करीब से देखने लगा। उसके बाद से टपक कर रहे पानी की बूंदें उसके गालों पर ठहरी हुई थी। सील बेल्ट निकालते हुए उसकी उंगलियों ने उसकी नाजुक सी कमर पर शिरकत की थी, पर उसके बेजान शरीर ने कोई हरकत नहीं हुई थी। शौर ने एक बार फिर उसके मासूम चेहरे में खोकर उसके माथे को अपने लबों से हौले से छुआ था। लबों मीन्स होठों से। वो उसे बाहों में उठाए चेहरे पर सख्त एक्सप्रेशन लिए अंदर दाखिल हुआ। असद और मन्नत दोनों लिविंग रूम में ही बैठे थे। चेहरे पर चिंता की लकीरें खींची थी। सुर्ख आंख इस बात का गवाह थी कि वो पूरी रात जागे थे। जागे भी क्यों ना, जवान बेटी पूरी रात घर से बाहर थी और वो कैसे उन्हें नींद आ जाती। शौर ने एक नज़र दोनों को देखा और इग्नोर कर वो सीधा दुआ के रूम की तरफ बढ़ गया। उसने बाहों में झूलती दुआ को बेड पर लेटाया और चादर उड़ाते हुए बोला, मेरे सामने अब कभी मत आना। इतना बोलकर वो चला गया। शौर के जाने के बाद मन्नत रूम में आई। दुआ को सोते देख वो इत्मीनान हुई। ये बात सभी अच्छे से जानते थे। शौर ने ये सब मन्नत के कहने पर किया था। शौर ने ये सब मीरा होगा उसकी अपनी माँ के कहने पर किया था, पर मन्नत के दिल में एक उम्मीद जगी थी और यही सोच के वो धीरे से मुस्कुराई थी। दो अपने हाथ बंधे खड़े उन चारों को घूर रही थी। उन चारों ने एक दूसरे को देखा और राज ने शांत आवाज में कहा, तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? हाँ, हम सब इकट्ठे हुए हैं। इन सब के पीछे कोई रीज़न तो होगा, अनमे ने गंभीर आवाज़ में कहा। तो दुआ उन्हें देखते हुए बोली, कैसी बातें कर रहे हैं आप सब? यहाँ हमारे पति ने हमें छोड़ दिया और ये रीज़न क्या कम काफ़ी है आप सबको यहाँ बुलाने के लिए? आप सब उनके दोस्त हैं ना? दुआ के पूछने पर सब ने सर हिला दिया। तो उन्हें थोड़ी बुद्धि दीजिए। अरे हमने क्या किया जो वो हमें सजा दे रहे हैं? दुआ गुस्से से बोली। दुआ, हम तुम्हारी बात समझ सकते हैं, पर शौर अभी गुस्से में है और वो गुस्से में किसी को भी नहीं सुनता, राज ने समझाते हुए कहा। ऐसे कैसे नहीं सुनेंगे? हमारी तो उन्हें सुननी ही होगी। दुआ ने दोनों हाथ बांध थोड़ा एटीट्यूड में कहा। तो विशाल बोला, हमें करना क्या होगा? ये हुई ना बात, चलो। किसी ने तो समझदारी की बात की। आप सबको हमारी मदद करनी होगी, पर उससे पहले हमें ये बताइए, क्या आप लोगों को भी हमसे शिकायत है? दुआ के पूछने पर सब ने नाम में सर हिला दिया। तो वो स्माइल करते हुए आगे बोली, राज जी, हमने सोचा था हम हमारी ग्रेजुएशन के बाद एसएसआर कॉर्पोरेशन ज्वाइन करेंगे, इसलिए हम बिना बताए ही एक नॉर्मल कैंडिडेट की तरह हमने जॉब के लिए अप्लाई किया थी, बिना उन्हें बताए। कब? राज ने बीच में ही सवाल किया। 2 हफ्ते पहले। जिस पोस्ट के लिए हमने अप्लाई किया था वो पोस्ट असिस्टेंट मैनेजर की थी। आपको हमारे लिए एक फेवर करना होगा। दुआ ने मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहा। राज की तरफ देखकर कहा तो राज ने भौं उचकार कर कहा, करना क्या होगा मुझे? वही जो लास्ट टाइम आपने शौर्य जी के कहने पे किया था, अब हमारे कहने पर करना होगा। दुआ ने अपनी बात पूरी कर उसे देखा तो राज ने सीरियस होते हुए कहा, हम शौर्य की असिस्टेंट बनना चाहती हैं। तो दुआ ने राज की बातों पर हाँ में सर हिला दिया। दुआ, शौर्य का गुस्सा भी शांत नहीं हुआ है, वो गुस्से में तुम्हारे साथ। अभय ने बोला तो दुआ ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, डोंट वरी, वो हमारी जान नहीं लेंगे, बीवी है हम उनकी, उन्हें हैंडल करना हमें अच्छे से आता है। आयु श्योर? विशाल ने आंखें बड़ी कर कहा तो दुआ ने स्माइल के साथ हाँ में सर हिला दिया। फिर राज की तरफ देखते हुए बोली, हम आज ही एसएसआर ज्वाइन करें तो आपको ये काम कुछ ही घंटों में करना है। क्या यार इतनी जल्दी? अनमे ने कहा। तो दुआ ने तंज कसते हुए कहा, यही काम अगर उन्होंने दिया होता तो आप सब मिनटों में कर देते, हमने तो फिर भी घंटे दिए आपको। यह कहते हुए उसकी आवाज़ तेज थी, गुस्से की झलक भी उसकी आवाज़ में थी। डेविल की एंजल भी तो डेविल ही बनेगी, अभय ने
डेविल की एंजल भी अब डेविल बन गई। अभय ने सर हिलाते हुए धीरे से कहा। विला में पायल और राखी दोनों एक दूसरे के सामने बैठी प्लेट में चम्मच हिला रही थीं। दोनों ने एक एक हाथ उनके गाल के नीचे चेहरे को सहारा दिए हुए थे। पायल वैसे ही चम्मच प्लेट में हिलाते हुए बोली, यार ये क्या हो गया? कितनी खुश थी, दुआ आएगी तो उसके साथ मजे से रहेंगी। अब खूब एंजॉय करूँगी। वो ठीक तो होगी ना? राखी ने भी वैसे ही खोए हुए कहा। तो पायल बोली, पता नहीं, उसे कॉल करें क्या? हमारा फ़ोन रिसीव करेगी वो? राखी ने पूछा। तो पायल बोली, सुबह से 4 बार डायल कर चुकी हूँ पर कॉल नहीं किया। क्यों? डर लग रहा है यार, भाई ने जो किया कहीं वो उसका गुस्सा मुझ पर निकाल दे। नहीं दुआ, ऐसी लड़की नहीं है। रुक, मैं कॉल करती हूँ। इतना बोलकर राखी ने दुआ को कॉल कर दिया। दुआ ने एक ही रिंग में उनकी कॉल रिसीव कर ली। उसकी चहकती हुई आवाज़ सुनकर राखी हैरानी से आंखें बड़ी किए पायल को देख रही थी। पायल ने भौएं उचकाकर नज़रों से ही सवाल किया और धीमी आवाज़ में बोली, क्या हुआ? सुना रही है? क्या हुआ? सुना रही है क्या तुझे? तो राखी ने फ़ोन स्पीकर पर कर दिया। दुआ की हंसी सुनकर पायल के भी होश उड़ गए और वो एक बार फिर धीरे से बोली, लगता है ये भाई की वजह से पागल हो गई है, सदमा लगा इसे। राखी पायल की बातों को इग्नोर कर बोली, दुआ तुम ठीक हो? तुमने हमारा नाम क्यों लिया? भाभी को, हमें तुम्हारे भाई की बीवी हैं हम। दुआ की बात सुनकर दोनों ही चौंक गईं। फिर ज़बरदस्ती स्माइल अपने होठों पर लाकर बोली, दुआ भाभी आप ठीक हैं? हाँ, हमें क्या होगा, हम तो बिल्कुल ठीक है। तुम बताओ तुम कैसी हो? दुआ ने राखी से पूछा। मैं ठीक हूँ। अच्छा भाभी, मैं बाद में बात करती हूँ, राखी ने जल्दी से कहा। ठीक है, दुआ ने कहा और फ़ोन रख दिया। दुआ से बात कर राखी बोली, दुआ पक्का पागल हो गई है, हमें चलकर देखना चाहिए, पायल ने कहा और दोनों उठ खड़ी हुई। फ्लैट में आयशा और चित्रा का भी सेम हाल था। वो दोनों भी मुंह लटकाए बैठी थी। कल सदमे से वो दोनों भी अभी तक नहीं उभरी थी। तो वहीं शौर्य उसे ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे उसे किसी बात से फर्क ही ना पड़ा हो। वो रोज़ की तरह ही ऑफिस आया था। वो कैबिन में बैठा काम कर रहा था जब उसने कॉल कर अपने असिस्टेंट को बुलाया। उसकी नज़रें हाथ में पकड़ी फाइल पर थी कि तभी उसके सामने एक और फाइल बढ़ा दी गई। शौर्य ने फाइल लेते हुए एक नज़र देने वाले को देखा और चौंक कर बोला, तुम? क्या हुआ, शौर्य को मना पाएगी? अब देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सो नेक्स्ट इज 128, यू आर माई कैट। उसके मांग में लाल सिंदूर सजा था, गले में काले मोतियों का मंगलसूत्र था जो कल ही शौर्य ने उसे पहनाया था। हाथों में भरी भरी चूड़ियाँ उसके सुहाग होने के सबूत दे रही थी। लाल रंग की साड़ी में वो नई नवेली दुल्हन लग रही थी। शौर्य कुछ सेकंड के लिए उसके उस रूप में खो गया, पर अगले ही पल खुद को संभाल लिया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? शौर्य ने एकदम से खड़े होते भौं से कुड़कर उसे देखते हुए कहा। हाँ, हम। क्या होगा? आप इतना सरप्राइज क्यों हो रहे हैं अपनी बीवी को देखकर? आपको आदत डाल लेनी चाहिए, रोजाना में देखना है, दुआ ने फुल एटीट्यूड से उसके नज़र मिलाते हुए कहा। तुम्हें मेरे ऑफिस में मेरे कैबिन में घुसने की परमिशन किसने दी? वो उस पर नाराज बिगड़ते हुए ही बोला। आपने ही तो दी है, हमारे ज्वाइनिंग लेटर पर साइन करके, बोलते हुए दुआ ने उसके सामने लेटर रख दिया। शौर्य ने उसे देखा तो आंखें बंद कर ली और मुट्ठी भींच ली। उसे याद आया राज कैसे जल्दबाजी में उसे कुछ पेपर पर साइन करवाने आया था और साइन होते ही वो मुस्कुराने लगा था। तभी दुआ ने कहा, अब आपको तो कंपनी के रूल्स पता है, कोई भी एम्प्लॉयज़ को आप बिना नोटिस दिए नहीं निकाल सकते और ना वो खुद जा सकता, वरना उसे पेनल्टी भरनी पड़ेगी। दुआ केबिन में घूम घूम कर उसे बातें कर रही थी और शौर्य की बातें सुनते हुए मुट्ठी को और जोर से कसे जा रहा था। दुआ की बात पूरी होते ही शौर्य बोला, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा, पर इस कैबिन और मेरी ज़िंदगी से निकल जाओ।
उसने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। दुआ ने उसे देखा। एक पल के लिए उसका चेहरा और उसकी बातें सुनकर उसके दिल में दर्द हुआ। उसके चेहरे पे उस दर्द झलक भी दिखी, पर अगले ही पल वो अपने होठ पर स्माइल लाकर उसके करीब गई और अपनी बाहें उसके गर्दन में लपेटते हुए बोली, मिस्टर एस हम जानते थे 1 करोड़ या 2 करोड़ देना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं, इसलिए हमने क्लॉज में कुछ और ऐड करवाया है। क्या? शौर ने उसकी कंजी आंखों में झांक कर कहा। आपको? दुआ ने नजरें मिलाते कहा। वॉट? शौर जोर से चीखा। हाँ, पेनल्टी में हमें चाहिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? बोलते हुए उसने उसकी बाहों के हार को अपने गले से निकाला और चेयर पर बैठ गया। दिमाग तो खराब हमारा उसी दिन हो गया था जब हमें आपसे प्यार हुआ था। इतना बोलकर वो उसकी गोद में बैठ गई। ये क्या कर रही हो तुम? उसने दांत पीसते हुए कहा। क्या कर रही हूं? क्या देख नहीं रहे हो? बैठी हूं, उसने बेपरवाह से कहा। तुम मेरी गोद में क्यों बैठी हो? तुम्हें यहाँ और चेयर नहीं दिख रही? शौर ने गुस्से से कहा। आपको क्या प्रॉब्लम है? हम अपने पति की गोद में बैठ रहे हैं। अब एक पत्नी अपने पति की गोद में नहीं बैठकर क्यों पड़ोसी की गोद में बैठेगी? दुआ ने मुंह बनाते हुए तेज आवाज में कहा। शौर को दुआ की बातें इरिटेट कर रही थी, ऊपर से उसकी खुशबू उसका दिमाग खराब कर रही थी। उसने आंखें बंद की और मुट्ठी को कस, फिर कुछ सोचकर धीरे से होठों को टेढ़ा कर मुस्कुराया। उसने धीरे धीरे अपने हाथ साड़ी के बीच में झांकती उसकी कमर पर बांध दिए। दुआ उसके छूते ही आंखें बंद कर धीरे से मुस्कुराई। तभी शौर ने उसके गर्दन पर अपने होठ रख उसके कान पर चूम कर कहा, पत्नी? किसकी पत्नी? कैसी पत्नी? यू आर नॉट माई वाइफ, यू आर माई कैप्ट। शौर के इतना कहते ही दुआ चौंक कर आंखें खोलते हुए उठी और उसे गुस्से से घूरने लगी। क्या हुआ? तुम उठ क्यों गई? जाओ, आप सीड्यूस नहीं करोगी मुझे? शौर ने होठों पर शैतानी मुस्कान लिए कहा और एक आईब्रो पर उठाते हुए उसे देखने लगा। हाउ डियर यू? आप कैसे बोल सकते हैं? हमारे लिए ऐसे शब्द कैसे यूज़ कर सकते हैं आप? बोलते हुए दुआ की आवाज़ भारी हो गई और वह गुस्से में उसका चेहरा लाल हो गया। कंजी आंखों में गुलाबी डोरियों का जाल बिछ गया और उसकी आंखों में भरे आंसू सारे बांध तोड़कर बह निकले। शौर उठा और दुआ के करीब आकर उसका हाथ पकड़ मोड़कर उसे दीवार से लगा दिया। दुआ बैक शौर की तरफ थी। उसकी ब्लाउज की डोरियों को खींचकर खोलते हुए उसने एक बार फिर उसके कान में कहा, क्या हुआ? बुरा लगा? पर क्यों? तुम्हारे अंदर भी तो उसी का खून है। तुम्हारे डैड ने तो ना जाने कितनी ही लड़कियों का इस्तेमाल किया और कितनों को ही अपनी रखेल बनाया। तो क्या हुआ अगर उसकी बेटी मेरी रखेल बन गई? शौर ने इतना कहते ही दुआ ने उससे छूट कर पलटते उसे जोर से थप्पड़ मारा। आप नफरत में इतने अंधे हो गए कि इतने गिर सकते हैं, हमने कभी सोचा भी नहीं था शौर्य जी। आइंदा से अगर हमारे लिए ऐसे शब्द यूज़ किए तो हम भूल जाएंगे कि आप हमारे पति हैं। उसने दांत पीसते हुए कहा। शौर्य ने गुस्से से अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली और जोर से चिल्लाया, गेट आउट। उसका गुस्सा और उसकी आवाज़ में इतना डरावनापन था कि दुआ डर कर 2 कदम पीछे हट गई। शौर्य उसे जल्दी आंखों से देख रहा था और उसे वैसे ही कहा, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं कि तुम एक लड़की हो, चली जाओ, जाओ। उसने एक बार फिर चिल्लाते हुए कहा तो इस बार दुआ जल्दी से उसके कैबिन से बाहर चली गई। उसने गुस्से से 2-3 पंच लगाकर दीवार पर मारा। दीवार पर उसके खून के धब्बे बन गए थे। उसने जोर से चिल्लाते हुए खुद से कहा, क्यों क्यों तुम मेरे सामने बार बार आ रही हो? मैं तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहता। अब अगर तुम मुझसे दूर नहीं रहती तो मैं खुद को ज़्यादा देर तक रोक नहीं पाऊंगा। दुआ, उसने डेस्क पर दोनों हाथ रख झुके हुए कहा और फ़ोन उठाकर किसी को कॉल किया। फ़ोन रिसीव होते ही बोला, क्या हुआ? इतना टाइम क्यों लगा रहा है? दूसरी तरफ से किसी ने कुछ कहा तो शौर्य ने उसकी बातों पर कहा, सबूत है, तुम इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करो।
इतना बोलकर उसने कॉल कट कर दी और गुस्से में गहरी गहरी सांसें लेने लगा। आंखें बंद करते ही एक बार फिर उसे दुआ का चेहरा दिखा। इधर दुआ अपने कैबिन के डोर से टिक कर बैठे रो रही थी। उसकी इस आवाज़ उसके कैबिन में ही घुटकर रह गई थी। उसने अपने दोनों घुटनों को सीने से लगा रखा था और हाथों को फोल्ड कर अपना चेहरा छुपाया हुआ था। दूसरी तरफ कल रात रक्षित दुआ का इंतजार करते करते सो गया था। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वह खुद को बेड पर अकेला देखकर गुस्से में झुंझलाकर उसने सारी डेकोरेशन खराब कर दी। फिर अपने फ़ोन में नंबर डायल कर उसने किसी को कॉल किया। कॉल रिसीव होते ही रक्षित गुस्से में दांत पीसते बोला, साले कमीने, पैसों तो तुम्हें टाइम से चाहिए होते हैं और एक काम ढंग से नहीं होता। कल रात उसे लेकर क्यों नहीं आए? रक्षित का बातों का जवाब देते हुए कॉल के दूसरी तरफ से एक आदमी बोला, सर हम तो उस लड़की को आपके पास ला रहे थे, पर एक आदमी बीच में आ गया और वो उस लड़की को अपने साथ ले गया। उसकी दर्द भरी आवाज़ सुनकर रक्षित बोला, कहाँ हो तुम सब? हम सब हॉस्पिटल में हैं, उसने हमें बहुत मारा है। वो आदमी देखने में क्या सांवले रंग का था? रक्षित ने पूछा। हाँ। इतना सुनकर रक्षित ने कॉल कट कर दिया। फ़ोन बेड पर पटकते बोला, शौर्य तुमने तो इसे छोड़ दिया था, फिर क्यों तुम उसे बचाने के? क्या अभी भी तुम दोनों के बीच कुछ है? अपने आदमियों को एक बार फिर हार कर आते देख शांतनु ने गुस्से में दो आदमियों को शूट कर दिया। निरंजन कोमा में से बाहर आ गया है। बात भी उसे पता चल गई थी और गुस्से में खिसियाता हुआ उसने ना चाहते हुए भी अनुराग को कॉल कर सब बता दिया। निरंजन को कोमा से बाहर आना, इस बात से भी सब समझ गए थे कि अब शौर्य को सच पता चल गया है। अब तुम कुछ नहीं करोगे, जो करूँगा मैं करूँगा। अब मैं खुद उसे अपने तरीके से हैंडल करूँगा। इतना बोलकर उसने कॉल कट कर दी। अनुराग ने किसी को कॉल किया और कहा, कल की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। इतना बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। खुद से बोला, शौर्य क्यों इन सब में पड़ रहे हो? तुम जितना मेरे बारे में जानोगे मौत उतने ही करीब पाओगे। आज तक जिसने भी मेरी ज़िंदगी में इंटरफेयर किया है वो मारा गया है और अब बारी तुम्हारी है। मेरी जड़ें बहुत दूर तक फैली हैं और बहुत मजबूत हैं। तुम कभी इन जड़ों को काट नहीं सकते। पायल राखी के साथ आयशा के फ्लैट पर गई। वो चारों वहाँ बैठे दुआ के बारे में ही बातें कर रहे थे। उन सब के चेहरे पे उदासी छाई हुई थी। तभी आयशा एकदम से उठकर बोली, हमें शौर्य सर से बात करनी चाहिए। हाँ, चित्रा ने भी उसका साथ दिया। दोनों को देखकर राखी और पायल ने एक दूसरे को देखा और बोली, लगता है दोनों ने कभी भाई का गुस्सा नहीं देखा। फिर आयशा को देख पायल बोली, और यू श्योर तुम भाई से बात करोगी? हाँ, और तुम दोनों भी हमारे साथ चलोगी उसने बात करने? अरे यार तुम जाओ ना, ऑल द बेस्ट, हम यहीं तुम्हारा वेट करते हैं, पायल ने मुंह बनाकर कहा। तो चित्रा और आयशा ने उसे घूर कर देखा और उसके पास आकर उसकी बाँह पकड़कर बोली, तुम भी साथ चलो, तुम्हारे भाई हैं ना, तुम्हारा तो वहाँ होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इतना बोलकर आयशा पायल की बाँह पकड़ उसे खींचते हुए ले गई। शाम का समय, विला में शौर्य के साथ निरंजन और बाकी सब स्टडी में थे। अनमय ने पेन ड्राइव कनेक्ट कर शौर्य को तरफ देखा। शौर्य निरंजन के पास आया और बोला, जो भी सच आपने बताया उसका सबूत इस पेन ड्राइव में है ना? शौर्य के पूछने पर निरंजन ने हाँ में सर हिलाया। तो शौर्य ने उसे कहा, फाइल ओपन नहीं हो रही, उस पर पासवर्ड लगाया, बताइए आपने क्या पासवर्ड लगाया था? शौर्य की बात सुन निरंजन चौंकते हुए बोला, क्या इसमें पासवर्ड लगाए? निरंजन ने ऐसे हाव भाव देखे तो और बातें सुनकर सबने एक दूसरे को देखा और राज निरंजन से बोला, तो क्या आपको नहीं पता कि ये पासवर्ड प्रोटेक्टिव है? निरंजन ने नाम में सिर हिला दिया। तो अभय बोला, एक सेकेंड, इसका मतलब इसमें जो प्रूफ है उसे कलेक्ट करने वाला कोई और है? निरंजन ने फिर से सिर हाँ में हिला दिया। तो अब वो कहाँ मिलेगा? विशाल बोला। तो विशाल की बातों को निरंजन बोला, वो तो मर चुका है। तो सबने एक साथ चौंक कर कहा, क्या? निरंजन ने एक बार फिर सर हाँ में हिला दिया। शौर्य जो शांति से सबकी बातें सुन रहा था वो निरंजन की आंखों में देखते हुए बोला,
हमें सच बताओ, आपको कैसे पता चला आपकी बहन को अनुराग ने मारा है और ये पेन ड्राइव किसकी है? उस रात जब मुझे सारा सच पता चला कि अनुराग ने रीमा का इस्तेमाल कर तुम्हारे डैड को फंसाया है, मैंने रीमा को गुस्से में बहुत कुछ कहा और फिर उसके फ्लैट से चला गया। मेरे जाने के बाद वहाँ क्या हुआ मैं नहीं जानता, पर अगली सुबह 5 बजे किसी ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी। सब उसकी बातें ध्यान से सुन रहे थे। दरवाज़ा खोलकर देखा तो सामने रीमा का क्लासमेट खड़ा था, समर। मैं उसे देखकर चौंक गया। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके चेहरे पर जगह जगह चोटें लगी हुई थीं। उसके मुंह से भी खून निकल रहा था। मैंने उससे पूछा कि उसकी ये हालत किसने की, तो उसने मुझे सब बताया कैसे अनुराग और उसके दोस्तों ने मिलकर रीमा को मार डाला। उसने रीमा का मर्डर होते हुए अपनी आंखों से देखा था। उसने अपने फ़ोन में वीडियो शूट कर लिया था और उसको उसने पेन ड्राइव में सेव कर मुझे दे दी। मैंने तो उस पेन ड्राइव को देखा तक नहीं। तो अब हमें समर को ढूंढना होगा, अबे बोला तो निरंजन ने उसकी तरफ देखकर कहा। नहीं ढूंढ सकते। क्यों? राज बोला। जिस दिन उसने वो पेन ड्राइव मुझे दी थी उसी रात में उसका मर्डर हो गया। निरंजन को जैसे ही ये राज ने अपने सर पर हाथ रख लिया। ओ गॉड, तो अब हम सच कैसे जानेंगे? कोर्ट कहानियां नहीं सबूत मांगती है। हमें कैसे पता चलेगा पेन ड्राइव में क्या है? अनमय ने सर पर हाथ रखकर कहा। और ये एपिसोड यहीं पर फिनिश हो गया। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे। जिसका सब्सक्राइब करना रह गया वो जल्दी से सब्सक्राइब करे। और थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।